टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता। एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता। 2 पाई बाय। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? पेंडुलम के केस में क्या आता है? 2 स्प्रिंग के केस में? टॉर्शनल टॉर्क जहाँ पे क्या? याद करना ही नहीं है उसको। अच्छा, उसी का फॉर्म क्या? आवाज़ नहीं आ रही तेरी। क्या है? रोटेशन भूल गई क्या? आई अपन? हाँ, सिंपल था आई अपन के। तो क्या इसमें चेंज कर रही थी क्या? नहीं, मेरे को ये डाउट हो रहा था कि वो मतलब उसी का फॉर्म में आता है। किस क्या? मतलब ये जो अपन लिखे ना m/k, तो इसके फॉर्म में आता है कि नहीं आता, ये डाउट है। नहीं, क्यों डाउट है उसमें? डाउट क्यों है? मतलब रोटेशन क्लियर नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है? इतने बार तो बताया फोर्स है वो टॉर्क से रिप्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे रिप्लेस होगा? मास, एक्सेलरेशन। तो डाउट क्यों है? ठीक है, बाकी अपन पढ़ लिया डैम्ड हार्मोनिक मोशन। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी अपना एसएचएम हो रहा था, अगर वो हो रहा है तो कंटिन्यूस चल ही रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा। अब हम ये केस देख रहे हैं जब वो रुक रहा है। इवन तो इसके क्वेश्चन नहीं आते, बट ठीक है ऐसे पढ़ ले रहे हैं कि अगर होगा तो ठीक है, क्या होगा देख लेते, समझ लेते हैं क्या सीन होगा। तो जनरली पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा था तो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, हर बार ए हर बार वैसे कि वैसे ही। फिर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम देखा, सिंपल पेंडुलम देखा, है ना। बट रियल में क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स था जो कि F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमेशा सेम नहीं होता है, चेंज होते जाता है। ठीक है,
अलग अलग फैक्टर्स के कारण। सो एक डैम्पिंग फोर्स लगता है। डैम्पिंग फोर्स क्या, डैम्प से समझ जाओ, कोई चीज़ आ रही हो, एक मान लो जैसे ये पेंडुलम है, यहाँ से ऐसे आ रहा था और तुमने उसको यहाँ पे ही ऐसे हाथ से मार दिया, उसको डैम्प कर दिया, तो डैम्पिंग फोर्स। तो इस तरीके का डैम्पिंग फोर्स होता है सम काइंड ऑफ, है ना, अलॉन्ग विथ डिस्टोरिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स होगा तो क्या होगा, वो उसको रोकेगा। तो डैम्पिंग फोर्स में अराइज ड्यू टू फ्रिक्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल एयर फ्रिक्शन, हवा उसको रोकेगी। ये बोल रहे हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ ए स्पीड। जितनी भी तेज़ मूव कर रहा है उतना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। कोई पेंडुलम धीरे धीरे मूव कर रहा है इस तरीके से तो इतना कोई नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा करके बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रहा है पेंडुलम, तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। सीधी बात है, अगर कोई बॉल मान ले ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसको अपोज ही करेगा ना, तो एनर्जी इस केस में लॉस हो जाएगी, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स हो नेगेटिव वर्क कर रहा है उस पर, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। और इस कारण से ही सिस्टम क्या होता है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, फॉल्ट पे आ जाएगा। तो डैम्पिंग फोर्स अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स होगा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वेक्टर में लिख लो, है ना। ये क्लियर है। एफ इज इक्वल टू माइनस, एक कांस्टेंट लगा दिया हटा के। तो सिंपल बस यही समझना था कि डैम्पिंग फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, एम डी बाई डी टी, यही एफ को एम ए लिख दिया। अटक रहा है क्या? अच्छा, अपन ने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसको उससे समझ। पढ़ा रहा नहीं, उठी है ना। अच्छा, बर्तन जमा रही हैं, वो सब्जी रख रही थी। अब फ़ोन शायद से उनके बैग में रखा होगा। ठीक है। जब अपन ने इस तरीके से पढ़ा, अगर इस तरफ मूवमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इससे फोर्स कितना लगेगा पीछे साइड में, तो फोर्स अपन ने पढ़ा था माइनस के ऑफ एक्स। ऐसे ये मूवमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, इसका वेलोसिटी, तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इसको थोड़ा ऐसे समझ इधर और अपन बेटर कर लेते हैं। ये मीन मान ले, ये यहाँ मान ले, मतलब यहाँ तक जाएगा लेकिन बीच में अपन यहाँ मान रहे हैं, तो एक्स तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें फोर्स है वो पीछे लग रहा है कि एक्स रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, तो जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो भी इस तरफ लगेगा वेलोसिटी के अगेंस्ट में, वी भी। तो के एक्स और वी भी दोनों ही अपोजिट लग रहे हैं। तो पहले तो हमने केवल एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा था, क्योंकि कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं था।
लेकिन अगर एक डैम्पिंग फोर्स भी आ गया तो उसमें ये और ऐड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना फिर फोर्स की इक्वेशन। ठीक है, बस F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दिया। और ये इक्वेशन को सॉल्व कर इन लोगों ने। ठीक है, तो उसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना क्या किया, ये इक्वेशन को सॉल्व करा उन्होंने कैलकुलस से, और उसका सॉल्यूशन क्या आता है, x इक्वल टू ये आ जाता है। कुछ काम का है नहीं, बस वो डैम्पिंग फोर्स जो था ये वाला, यही काम का था बस। अब इन्होंने ओमेगा डैश को ये लिख दिया, ये लिख दिया, फॉर स्मॉल b द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस, थस द सिस्टम ऑसिलेट विथ ऑलमोस्ट नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि ये थी, यही अपना पुराना ओमेगा था। विथ द सिस्टम ऑसिलेटेड देयर इज नो डैम्पिंग। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा टाइम के साथ में, टाइम के साथ में देख एम्पलीट्यूड है जो डिक्रीज कर रहा है, एक कांस्टेंट है, उसके साथ में e की पावर माइनस वी टी इंटू 2m, मतलब इस तरीके से ये देख ले, इसको लिख दिया अपन 1/1 ई की पावर वी टी बाई 2m। बी 2m सब कांस्टेंट है, केवल टी चेंज होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उससे क्या होगा, नीचे वाली चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ए अपॉन उसका डिनोमीटर बढ़ेगा, 2 होगा 3 होगा, तो अल्टीमेटली जो पूरी वैल्यू वो कम होती जाएगी। तो टाइम के साथ में इस तरीके से एम्पलीट्यूड कम होगा, इसलिए ये जो अपनी इक्वेशन है उसमें एम्पलीट्यूड इस तरीके से लिखा है। बाकी तो वही साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बाकी इक्वेशन वही है। अब इसको फिगर बनाए तो ये देख, एम्पलीट्यूड पहले तो ये ए है, उसके बाद में कम हो गया और कम हो गया और कम और कम और कम और कम, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। ये सब कुछ काम का नहीं है। जो देख लेते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस है, साउंड वेव्स में पड़ा है रेजोनेंस, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती थी तो बोलते थे रेजोनेंस में है। अच्छा 9 में पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा? अच्छा 12th में क्या वो ऑर्गन पाइप्स और ये सब? अच्छा वो, अच्छा हाँ 11th में तो था। हाँ ठीक है, ध्यान ही नहीं है वो। कोई नहीं, वो है ही ऐसा चैप्टर, समझ में आया नहीं होगा, रट्टा मार के चली गई होगी, ऐसे ही है वो चैप्टर। उसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो 11th के लेवल से ना थोड़ा वैसा बनाया हुआ है, समझने में उसको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, टीचर्स एंडेड में कराते हैं। हाँ हाँ, उसको बस फिर याद कर लेते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में ये फार्मूला है, ओपन पाइप में ये फार्मूला है, बस। हाँ, उसे समझते भी नहीं है फिर। तो ये बोलें कुछ सिचुएशन में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स के अलावा एक और अनदर फोर्स होगा बॉडी पे, जो चेंज करेगा अपने आप को पीरियोडिकली टाइम के साथ में। एक और कोई सा फोर्स लग रहा है जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है अपने आप को। तो हम मान ले रहे हैं कि वो फोर्स इस तरीके का है कि चेंज हो रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पुराने दो और प्लस ये नया फोर्स। ठीक है,
अब ये बॉडी ऑसिलेट करेगी विथ फ्रीक्वेंसी दिस, उसका डिस्प्लेसमेंट इससे दिया जाएगा, सच ऑसिलेशन इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा अच्छा, ये अब समझ में आया कि एक्स्ट्रा फोर्स हम क्यों दे रहे हैं। देख क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स है लेकिन उसके कारण एक डैम्पिंग फोर्स भी आ रहा है, फ्रिक्शन और ऑल दिस। अब मान ले वो तो थोड़ी देर में क्या होगा, रुक जाएगा। अब मुझे मान ले फिर भी चलाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, थोड़े थोड़े टाइम में धक्का देते रहो। तो थोड़े थोड़े टाइम में धक्का देना मतलब टाइम के साथ में एक फोर्स देते जाना, वही तो है ये फोर्स। तो इससे क्या होगा, रुकेगा नहीं, तो बॉडी ऑसिलेट करेगी लेकिन आपको बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा। वो मतलब किसी भी टाइम हो सकता है। जब रुक रही है उस टाइम वो लगाएंगे ना, तो इसलिए उसका हमने क्या नाम रख दिया, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन बार बार फोर्स लगाना आपको। तो अभी तो ये मतलब समझ में आया। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आता है फॉर्मूला ये, याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। बट अगर ऐसी इक्वेशन या कुछ ऐसा आए तो समझ में आएगा ना कि क्या कहानी चल रही है ना, बस उतना ही समझना है। In forced oscillation, the energy lost due to damping force is compensated by the work done by the applied force. तो compensate कर देगा, ठीक है। The oscillation with constant amplitude are therefore sustained. उसका एम्पलीट्यूड फिर कांस्टेंट रहेगा, वही ए रहेगा वापस, क्योंकि हम उसको फोर्स दे रहे हैं। इतना काम का नहीं है। ये भी आगे कुछ काम का नहीं इतना। इसको रीड कर, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लास्ट वाला, यहीं से if the damping were ideally zero, the amplitude of the forced vibration at resonance would be infinity vibration. Some damping is always present in mechanical systems and the amplitude remains finite. However, the amplitude may become very large if the damping is small and the applied frequency is close to the natural frequency. This effect is important in designing bridges and other civil constructions. On July 1st, 1940, the newly constructed Tacoma Narrows Bridge, Washington, was opened for traffic. Only 4 months after this, a mild wind set up the bridge in resonant vibrations. In a few hours, the amplitude became so large that the bridge could not stand the stress, and the part broke off and went into the water. ठीक है। तो शुरू में तो थोड़ी हवा चली तो बढ़िया एसएचएम हो रहा था, लोगों को मज़ा आ रहा था, अरे ब्रिज तो मस्त झूल रहा है, मज़े ले लो ज़िंदगी के। थोड़ी देर बाद उसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से बढ़ा, मस्त रेजोनेंस में, मतलब जिस तरफ इधर उसी तरफ हवा उधर, और इस तरीके से एम्पलीट्यूड मस्त बढ़ गया और ब्रिज के साथ लोग भी पहुंच गए सीधे पानी में। ये जो आज पार्ट पढ़ा है इसका यूज़ नहीं है, बट जस्ट इक्वेशन आ जाए समझने के लिए कि फोर्स को ऐसा क्यों लिख दिया इस तरीके से, है ना। फिर मान ले -kx - bv प्लस
एफ नॉट इंटू साइन या कॉस या वट एवर, एक मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया, तो समझ में तो आना चाहिए ना कि मतलब ऐसा क्यों लिखा है, तो इसलिए बस बता दिया। ये 2 स्प्रिंग रखी थी, है ना, स्ट्रेच पोजीशन में, जिसका एक्सटेंशन इतना है, मतलब जो स्ट्रेच थी वो इस तरीके से एक्स नॉट, उसमें एक्सटेंशन था, फिर बाद में उसको छोड़ दिया, तो फ्रीक्वेंसी निकालो ऑसिलेशन का। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है नीचे, फ्रिक्शन लेसन, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, एक्सटेंडेड जो कंप्रेशन होगा ना, कंप्रेशन कितना होगा उतना ही होगा, सेम। ठीक है, अप्रोच लगा इसमें। आंसर तक नहीं पहुंचूंगा, मुझे बस अप्रोच चाहिए, क्या क्या अपन कर सकते हैं इसमें। न्यू निकालना है, तो क्या निकालना? न्यू निकालना है, हाँ, तो तो टाइम पीरियड निकाल देते हैं। तो मैंने हाईवे नहीं, हाँ मतलब हाँ, टाइम पीरियड निकाल देते हैं, फिर 1/t कर देंगे। हाँ, तो टाइम पीरियड 2 ओमेगा से करके निकालना होगा, ठीक है, इसलिए ओमेगा चाहिए होगा। ठीक है, अभी वो छोड़ के क्या चाहिए है, अभी बस मान ले कि अपन को बस ये सिचुएशन दी है और उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, उसमें ऐसी सोच के मतलब क्या क्या निकाला जा सकता है। अच्छा वो छोड़, सबसे पहले स्प्रिंग जब खिंची हुई है एक्स नॉट, उसके बाद क्या क्या कहानी होगी ये बता। जब वो खींची है तो उसके बाद उसे छोड़ दिया है, तो वो दोनों ब्लॉक्स टकराएंगे और स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और फिर वापस से इसका एक्सटेंशन होगा वही एक्स नॉट, ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें ओमेगा निकालना होगा एंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा निकालना होगा, तो k is equals to m ओमेगा स्क्वायर से के दिया नहीं है, मास क्या? हाँ मास दिया, के नहीं दिया, लेकिन फोर्स लग रही होगी दोनों ब्लॉक्स की वजह से स्प्रिंग माइनस के एक्स। तो उससे निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इतना ही पढ़ा क्या ऐसे में, और कुछ नहीं पढ़ा क्या? इक्वेशंस की उसकी एनर्जी की ठीक है, बता तो। एनर्जी बता दे उसमें क्या है। इनिशियली जब वो
एक्सटेंशन एक्स नॉट होगी तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर होगा, और जब वापस से कंप्रेस होगा तो वो चेंज हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम है, ये कैपिटल एम है, दिख रहा है? कौन सा एम लूँ? दोनों एम लेना पड़ेगा। हाँ तो बता कौन सा लूँ? हाफ एम प्लस ये कब होगा? जब वो दोनों स्ट्रेच होकर ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे, है ना? तब उसकी एनर्जी ये हो जाएगी, है ना? वाह। जब बॉडी कंप्रेस हो गई तो ब्लॉक्स मूव करेंगे क्या? कैसे पागल जैसी बात कर रही है? अरे पर फिर वो उसके वापस से प्रेस हो जाएगा। तू तो कंप्रेस पोजीशन की बात कर रही है ना, मुझे कंप्रेस की बात कर रही है, एलोंगेटेड की बात कर रही है? ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस होगी तो उसमें वेलोसिटी होगी क्या? पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो फिर जब बीच में आया तो उसका क्या होगा? जीरो तो होगा ही। ये नेचुरल पोजीशन पे है, ठीक है? जब ये एलोंगेटेड हो गई यहाँ पे, तब कितनी एनर्जी होगी उसके पास? हाफ के ए स्क्वायर। जब वो कंप्रेस हो गई तब कितनी होगी? तू बोल रही है हाफ एम वी स्क्वायर। ये पढ़ी अपन ने, अच्छा हैं? इस साइड है? नहीं नहीं नहीं, वो तो इधर होगी। ठीक है, बता कंप्रेस पोजीशन में कितनी होगी एनर्जी? क्या बोले को सुनाई नहीं दे रहा है? ये मतलब जो हाफ एच नॉट स्क्वायर के एक्सटेंशन पे मतलब वो कंप्रेस होगा तो वही तो रहेगी मतलब। तो यही बोलना कि वही रहेगी, तो बोल क्यों नहीं रही वही रहेगी? इससे मुझे क्या पता लगा? इससे मुझे ये पता लगा कि तुझे ये पता लगे जब कंप्रेस होगा तब भी कंप्रेशन एक्स नॉट ही रहेगा। ये तो लिंक कर पाई, ठीक है? अब मुझे एक एक ब्लॉक का मूवमेंट बता। इस ब्लॉक का मूवमेंट बता। ये अभी कुछ एक्स नॉट पे होगा। एक्स नॉट पे होगा फिर इसको मैं चल जीरो मान लिया। अब बता, एक्स एक्सिस में जीरो पे है। बट जब उसका एक्सटेंशन हुआ तो वो एक्स नॉट होगा तो जैसे कुछ एक्स नॉट डिस्टेंस पे। अरे भाई एक्स नॉट मैं बोल रहा हूँ, स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो एक्स नॉट है, हाँ ठीक है? इसकी एंटायर लेंथ एक्स नॉट नहीं है, ये बात बताए। हाँ इसके क्या है? इलोंगेशन, जितना वो स्ट्रेच हुआ है। तो जितना स्ट्रेच हुआ है वो एक्स नॉट होगा। हाँ, मैं तो इस m का मूवमेंट पूछ रहा हूँ ना, ये बता मुझे m का मूवमेंट क्या होगा? कुछ एक्स डिस्टेंस पे वो अरे x, हाँ ठीक है, कहीं भी जा रहा, कहाँ जाएगा ये बता मुझे। लेफ्ट में। लेफ्ट में जाएगा, इस तरीके से। कौन ले जा रहा है उसको वहाँ पे? लेफ्ट उधर होता है।
लेफ्ट उधर होता है, उसको कौन ले जा रहा है वहाँ पे? वो तो स्ट्रेच कर रहा है, तो फिर वो जब रिलीज होगा तो फोर्स, फोर्स? कौन सा फोर्स है? तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा वो? माइनस के एक्स। के एक्स। और इसकी बात करूँ तो इसका भी सेम ऐसे ही है। इसको भी इधर ले जा रहा है, सेम फोर्स लगेगा दोनों पे। कितना भी स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, फोर्स दोनों का सेम होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसका x1 होगा और इसका के x2 होगा, ऐसा नहीं है। एक ही स्प्रिंग है, एक ही एलोंगेशन है, सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई। अब मेरा सबसे ज़्यादा एक्चुअली तेरे पे दिमाग ख़राब ये हुआ कि मैंने पूछा कि एसएचएम में क्या चीज़ें हैं, क्या अपन उसमें अप्लाई करें। भाई अगर मुझे एसएचएम में अगर 2 लाइन लिखना होगा ना, मैं सबसे पहले ये लिखूँगा, और तूने उसको वो बोला भी नहीं बिल्कुल। इतने बार पढ़ ली, फिर क्या मतलब एसएचएम का? इसके अलावा और क्या चीज़ है एसएचएम में, बता मुझे। इसी से ही एंटायर से टाइम पीरियड निकलता है, इसी से ओमेगा निकलता है, एवरीथिंग इससे निकलता है। सारे डेरिवेशन हमने इससे ही करे हैं, तो इसको जिक्र ही नहीं कर रही है बिल्कुल। एक बस ये एनर्जी वाली चीज़ एक्स्ट्रा बताई, इसका यूज़ हो सकता था। के बोला था तब के में कहाँ से दिख रहा है ये? के में कहाँ से दिख रहा है? एज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसमें एफ इक्वल्स टू माइनस के। इससे निकलता है ना ये, तो के है। तो एज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस पे रीच करना अपन को। ठीक है, तो एसलेशन अपन फर्स्ट वाले का देखते हैं। इस ब्लॉक का एसलेशन इस तरफ ले, उधर फोर्स लग रहा है, उधर ही एसलेट करेगी बॉडी। उधर फोर्स कितना है? के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। और कोई फोर्स तो है नहीं ना, फ्रिक्शन है नहीं। इस पे भी हम एसलेशन इधर मान लें, फोर्स लग रहा है इधर के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। इसमें एक्सेलरेशन इधर लिया हमने, एक्चुअल में होगा एक्सेलरेशन इधर पे। तो ये बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी, ये बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी, तो के एक्स इज इक्वल टू एम ए आएगा। अब क्या एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या एक सा होगा? अलग अलग होगा। A1 A2, ठीक है। अब जब वो कंप्रेस होगा तो ये ऐसे समझ, जैसे एक ये बॉडी थी और एक ये बॉडी है, इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इसमें भी उतना ही फोर्स लग रहा है। कौन ज़्यादा मूव करेगी? डेफिनेटली छोटी वाली। और इसका मान लिया x1 मूवमेंट हुआ और इसका x2 मूवमेंट हुआ, लेकिन x1 प्लस x2 मेरा पुराना वाला x0 के बराबर ही होगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई।
जब वो एंटायरली कंप्रेस हो गई और बॉडी यहाँ के रुक गई, तब कंप्रेशन हो गया एक्स नॉट, दोनों की वेलोसिटी हो गई 0, छोटे मास ने x1 ट्रेवल कर लिया ऑलरेडी। Considering the two blocks plus the spring, question is relevant for me है center of mass। ओहो, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा क्योंकि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। न्यूटन्स लॉ ध्यान है, पढ़ते 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 वहाँ पे पहुँचे थे एफ एक्सटर्नल, तो वही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। क्या तो एम को इन्होंने एक्स से मूव करवा दिया, इसको कैपिटल एक्स से मूव करवा दिया, और ये तो बता ही दिया था, ये बाद में ऐसे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन, तो फिर ये आ जाएगा। ये कैसे आया, ध्यान कर, एक्स सी एम कैसे हम लिखते थे, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, अरे लिख जाए यार, फिर अपॉन छोटा एम प्लस कैपिटल एम, तो ये हो गया 0, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, एक्स एक्चुअली एक एक्स यहाँ से इस तरफ नापा है और एक एक्स यहाँ से इस तरफ नापा है, इसलिए ये माइनस एक्स लिख दिया मान लिया, तो इसलिए फिर उन्होंने ये लिख दिया, ठीक है, 0 करके। ये दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स आ गया मेरा, कैपिटल एक्स आ गया, लेफ्ट ब्लॉक यहाँ पे था, डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस। फोर्स निकाला बाय द स्प्रिंग ऑन दिस ब्लॉक, छोटे वाले पे हमने देखा तो इधर लगेगा के एक्स, शुरू में फोर्स इतना लग रहा है के एक्स नॉट, ये क्या किया, निकाल तो दिया, इसने फील नहीं आ रही मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में, खासकर यहाँ पे एक्सेलरेशन को ये जो फोर्स है इसने बस उस मोमेंट पे लगा दिया जब वहाँ पे ऑलरेडी एक्स नॉट है, उस टाइम पे तो फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे जाएगा तो फोर्स तो जितना एक्सपेंशन है उसके हिसाब से लगेगा ना,
ठीक है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, कुछ मतलब उनके मेथड से नहीं, अपने खुद के मेथड से बताऊंगा। ओह ये बढ़िया, ये अर्थ है, उसमें एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया पूरा इतना बड़ा, ठीक है, फिर तुझे उस गड्ढे में फेंक दिया। अब क्या होगा उस गड्ढे में फेंकने से तुझे, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही तेरे पे, तू नीचे जाते आएगी नीचे जाते आएगी, फिर जब सेंटर के पास क्रॉस करेगी यहाँ पे, फिर ग्रेविटी तेरे को ऊपर खींचेगी, तो बस तू यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, ऐसे जंप करेगी, तो तू अपना टाइम पीरियड निकाल दे। पढ़ क्वेश्चन पढ़। नहीं ऐसे ही पढ़ ले, बता तो दिया मैंने। आगे समझ में वही है ना, और कुछ नहीं है। अब ये ग्रेविटेशन चैप्टर ध्यान हो तब ये याद आएगा, केवल उतना पार्ट ही तुझ पे अटैक करेगा उसको। Gm/r², ये r चेंज हो गया, इसमें ध्यान है अपन क्या करते थे, ये m को मान ले, m को हटा दे, इस m को यहाँ रख दे, तो यही पार्ट तो g आता था ना मेरा, स्मॉल g, ये फोर्स लगता था, अट्रैक्शन फोर्स, तो बेसिकली ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये r है ना, ये कम हो गया, ये m है अंदर साइड में, अर्थ के मतलब मान ले इस पार्ट में ये पोर्शन जो लिया है वो भी तो कम हो गया ना, तो केवल उतना पार्ट अट्रैक्शन करेगी, मतलब एक तरीके से मान ले जैसा अगर तो ये अर्थ है और तू यहाँ पे है, तो फिर बस इतना, ये मान ले इतना प्लैनेट है ऐसे, अब ये अट्रैक्शन लगा रहा है तुझ पे, आइए बस समझ में, तो केवल इतना मास हमें कंसिडर करना है, तो पूरे मास के बजाय हमारा केवल उतना मास कंसिडर करना है, तो पूरे का मास इतना था, तो इतने का मास कितना होगा, इतना होगा, यूनिटरी मेथड वही लगा के, तो हम उतना मास निकाल देंगे। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वही जी mm, तो जी, फिर जो नया मास निकाला, फिर तुम्हारा मास अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, नीचे आर नहीं लिया मैंने, ठीक है ना, डिस्टेंस लिया, बस वो लगा दिया, यही फोर्स लग रहा है मेरे पे, फोर्स का को इक्वल टू क्या करेंगे हम, वही -ω² x, नहीं सॉरी, अरे एक्सेलरेशन लिख दिया, kx, f को लिख दूंगा मैं ma, और फिर a से ये m कैंसिल, अब जो बचा वो a है, a को लिख दूंगा -ω² x से x कैंसिल, ω² बचा ये, ठीक है, ओमेगा हो गया मेरा ओमेगा, ये हो गया, क्या हो गया, √Gm/r का क्यूब, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ω, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बस ये वाला जो यूनिटरी मेथड था ये समझना था, और ग्रेविटेशन का चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, तो जिसको ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं आता वो ये SHF का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा।
जनरली एसएचएम को क्या करते हैं ना, इन्हीं चैप्टर के साथ मिक्स करते हैं। ये सिंपल है बहुत, खुद ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे भी बाद में। ठीक है, एक क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। और